हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है JMS एकेडमी पर। यहाँ चैप्टर हम स्टार्ट क्या करने चल रहे हैं, वो पिछला जो हमने इस चैप्टर की एक वीडियो हमने अपलोड करी है, वो लाइव चला था। उसमें से इस भाग का जो अभी हम स्टार्ट करने वाले, इसका कुछ भाग उस पिछले वाले जो पिछली वीडियो है उसमें पढ़ाया गया है। तो उस वीडियो को देख करके यहाँ आएंगे तो समझ में चीज़ें ज़्यादा अच्छी आएंगी। हालांकि ये नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, इसको देख लें आराम से, उसके बाद फिर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लाइव में देखने को मिलेगा पुष्पी प्लेटफॉर्म में, लैंगिक चैनल। ठीक है, हम इसमें किसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं? तो हम इस भाग को अध्ययन कर चुके हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। पुंकेसर मतलब क्या होता है? पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ठीक, तो नर जनन अंग के बारे में बात हमने कर ली है। अभी यहाँ ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जिसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, ये बीच वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर। और स्त्री केसर को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर जो होता है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना ही है। स्त्री केसर के बारे में सारा कुछ हमें पता होता है कि एक पुष्प जो होते हैं वे द्विलिंगी हो सकते हैं या एक लिंगी हो सकते हैं। द्विलिंगी में क्या होता है? द्विलिंगी में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होता है, और एक लिंगी पुष्प में स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा। तो हम सबसे पहले इसकी स्त्री केसर के बारे में चलो चर्चा करते हैं। स्त्री केसर, वैसे स्त्री केसर बोले या तो हम जयांग भी बोल सकते हैं। स्त्री केसर या तो जयांग, स्त्री केसर या जयांग, दोनों में से चाहे जो। ठीक, वैसे ग्रुप ऑफ स्त्री केसर मतलब स्त्री केसर का जो समूह होता है उसको जयांग बोलते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, स्त्री केसर को ही जयांग कहते हैं, इतना ध्यान रखें। अब हम देखने चल रहे हैं कि जयांग जो होते हैं इससे क्या कहते हैं। देखो, स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग है। देखो, पुष्प के दो जनन अंग होते हैं, एक नर जनन अंग और मादा जनन अंग। अगर नर जनन अंग है तो उसे पुंकेसर कहेंगे, और मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात सुने। जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर, ये स्त्री केसर किसी पुष्प में एक ही होता है, और किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं। तो स्त्री केसर एक या अधिक होने के नाम पर, अगर जिसमें एक स्त्री केसर है उसको एक अंडपी पुष्प कहेंगे, और अगर एक से अधिक स्त्री केसर है तो उसे बहुअंडपी पुष्प कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पुष्प एक अंडपी एवं बहुअंडपी होते हैं। एक अंडपी एवं बहुअंडपी होते हैं। बहुअंडपी होते हैं। अब अगर एक अंडपी की बात करें कि एक अंडपी किसे कहते हैं, तो यहाँ हम एक अंडपी लिख करके थोड़ा सा इसे हेडिंग टाइप बना करके इसके बारे में लिख देते हैं। एक अंडपी किसे कहते हैं? जिस पुष्प में केवल एक स्त्री केसर हो। जिस पुष्प में केवल एक स्त्री केसर हो। ठीक, जिसमें एक स्त्री केसर होगा उसे एक अंडपी कहेंगे। और जिस पुष्प में, अब हम दूसरा, जिसे बहुअंडपी किसे कहेंगे? तो बहुअंडपी किसे कहेंगे? तो बहुअंडपी किसे कहेंगे? तो जिस पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर हो। एक से अधिक स्त्री केसर। देखो, प्रश्न पूछने का वो प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है कि बताइए एक अंडपी पुष्प किसे कहते हैं,
बहुअंडपी पुष्प किसे कहते हैं, तो ये हमने परिभाषा लिख दी हो, तुम्हें बता भी दिया एक अंडपी और बहुअंडपी का क्या मतलब होता है ना। अब दूसरी बात ध्यान रखें कि जो बहुअंडपी पुष्प होते हैं ना, बहुअंडपी पुष्प, ये पुष्प दो तरीके के होते हैं। अब कहोगे कि एक जो स्त्री केसर के आधार पर, हाँ क्लियर है एकदम। देखो स्त्री केसर अगर एक है, एक स्त्री केसर है, तो वो कहलाएगा एक अंडपी। मतलब एक स्त्री केसर कौन है, तो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये स्त्री केसर है। अगर एक स्त्री केसर है तो एक अंडपी है। कभी कभी एक से अधिक स्त्री केसर हो जाएगा उसमें, यहाँ इधर भी हो जाए इधर भी हो जाए, है ना। तो एक से अधिक स्त्री केसर हो जाता है तो उसे हम बहुअंडपी कहते हैं। लेकिन जो बहुअंडपी होते हैं, देखो बहुअंडपी ऐसे भी हो सकते हैं। क्या बहुअंडपी जो हैं वो आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकते क्या? ये इसका बाहर वाला भाग, ये एक अंडप हो गया, दूसरा अंडप हो गया, तीसरा अंडप हो गया, तो इस तरीके से जुड़े जुड़े भी हो सकते हैं बहुअंडपी। या हो सकता है कुछ बहुअंडपी जो होते हैं वो अलग अलग ही हो, है ना, कि मतलब कि एक अंडप यहाँ हो गया, एक अंडप यहाँ हो गया, एक अंडप यहाँ हो गया, यानी कि अलग अलग भी हो सकते हैं। तो उसी के आधार की बात हो रही है यहाँ देखिए। तो बहुअंडपी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि बहुअंडपी पुष्प, बहुअंडपी पुष्प दो प्रकार के हैं या दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी और इसका चित्र भी एनसीईआरटी बुक में दिया है। तो बहुअंडपी पुष्प हम दिखाते हैं, दो प्रकार के कौन कौन से हैं। एक इसका जो प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं युक्तांडपी, युक्तांडपी, और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी। ठीक है, कि बहुअंडपी जो पुष्प है उसमें वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक युक्तांडपी और दूसरा वियुक्तांडपी। अब युक्तांडपी का एक एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिया है, युक्तांडपी का एक उदाहरण क्या दिया है? तो युक्तांडपी का एक उदाहरण दिया है पैपावर, पैपावर। वैसे इसका पूरा नाम पैपावर सोमनीफेरम है, इसे पोपी प्लांट भी कहा जाता है। पोपी प्लांट सुना नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। पोपी प्लांट वही प्लांट है जिससे अफीम और चरस वगैरह बनती है ना, उसी को बोलते हैं पोपी प्लांट या पैपावर प्लांट कहते हैं। वियुक्तांडपी का क्या उदाहरण है? तो वियुक्तांडपी का एक उदाहरण हमारे बुक में दिया है माइचेलिया, माइचेलिया। इसे इसका कोई दूसरा नाम है नहीं, चित्र दिखा सकते हैं तुम्हें लेकिन अभी नहीं, बाद में देख सकते हैं कि बुक में देख सकते हो, बुक में बना हुआ है चित्र। ठीक है, पैपेवर का और माइचेलिया का भी बुक में इसका दोनों का चित्र बना हुआ है। ठीक है, हो गया। स्त्री केसर की बात हो रही है, अभी स्त्री केसर के बारे में और भी बात करते हैं हम। ठीक है, नया पेज ही ले लेते हैं। हम स्त्री केसर की बात कर रहे हैं, है ना, स्त्री केसर की ही बात हो रही है। अब स्त्री केसर की और बात कर लें, जैसे हम हाँ स्त्री केसर के भाग की बात कर लेते हैं। देखो स्त्री केसर के तीन भाग हैं, स्त्री केसर के तीन भाग हैं। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं, है ना, उसको बताते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला भाग है, अगर स्त्री केसर देखो तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे ये है स्त्री केसर। ठीक है, चित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा होगा। जैसे ये है एक स्त्री केसर, ठीक है, दिख रहा है, रुको देखते हैं। हाँ तो इस दिख रहा होगा। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, हम तीनों भागों के नाम दिखाते हैं। जैसे एक स्त्री केसर है, और भी भाग है इसके, मतलब ये इधर पुंकेसर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ वो बायदल और दल वगैरह वो सारी संरचना है, लेकिन हमको केवल स्त्री केसर के बारे में देखना है ना। हाँ तो ये रही स्त्री केसर। तो इस स्त्री केसर के तीन भाग हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला भाग देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र,
इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक, और ये जो बीच वाला भाग दिखाई देता है इसको बोला जाता है वर्तिका, वर्तिका कहते हैं इसे। ठीक है, और ये जो उभरा हुआ भाग नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है इसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी चीज को लिख देते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग हैं, कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला नंबर है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अच्छा, वर्तिकाग्र के बारे में बात करें तो थोड़ा सा हम कर देते हैं, क्योंकि आगे एक्सप्लेन करने की कोनो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहीं पर हम कर देते हैं इसके बारे में बात। ठीक है, इसे स्टिग्मा भी कहते हैं, वर्तिकाग्र को ही स्टिग्मा कहते हैं। अब क्या है वर्तिकाग्र? देखें, पहली बात तो वर्तिकाग्र एक ऐसा स्थान है पुष्प में जहां पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। यानी परागकण आता है दूसरे पुष्प से किसी कीट वगैरह के द्वारा, तो इसी स्थान पर आता है और परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस स्थान पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक, इतना याद रखना बहुत है। दूसरे नंबर पे हमारा है कौन? तो दूसरे नंबर पे है वर्तिका। ठीक है, तो वर्तिका की अगर बात करें तो वर्तिका क्या है? वर्तिका, इसको स्टाइल भी बोला जाता है, स्टाइल। तो वर्तिका के किससे कहते हैं? ये पराग, या इसमें लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है। इसमें पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, पराग नलिका आगे बनेगी, दिखाएंगे कैसे पराग नलिका बनती है। ठीक है, तीसरा नंबर पे हमारा है कौन? तो तीसरा नंबर पे है हमारा अंडाशय। तो अंडाशय के बारे में बात कर लेते हैं। अंडाशय क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। तो ये बात तो पहले से पता होगी कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय ये मुख्य जनन अंग में आता है। मुख्य या प्राथमिक जनन अंग इसको कहते हैं, प्राथमिक जनन। ये मुख्य या प्राथमिक जनन अंग है, सबसे मुख्य है, यही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये फल का निर्माण करता है, ये फल का निर्माण करता है। अब फल का निर्माण करता है का मतलब क्या हुआ हम बताते हैं तुम्हें थोड़ा सा। देखें, कोई भी फूल है या पुष्प है, उस पुष्प में ये वाला भाग जो होता है वो फल ही बनता है। जैसे अगर हम बना दें थोड़ा सा कि ये कोई पुष्प का भाग था, हम थोड़ा उल्टा बनाना पड़ेगा हमें, तब समझ में आएगी चीज़ें। जैसे ये प्लांट है और इस प्लांट में ये निकला भाग और इसमें हमने पुष्प के स्त्री केसर को दिखाया और साथ ही साथ इसमें पुंकेसर भी लगा हुआ है। ये बात तो तुमको पता है। और भी है जिसे हम दल या बाह्य दल या दल कह सकते हैं, वो वाला चीज़ हटा दिए हैं हम। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये जितने पुंकेसर वगैरह सब झड़ जाते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात, और फिर बचता है ये वाला भाग। अब इस वाले भाग को अगर ध्यान से देखो तो ये आगे वाला भाग मुरझा जाता है, यानी सूख जाता है। जब ये वाला भाग सूख जाता है तो ये वाला भाग बचा है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसे इस तरीके से आगे वाला भाग सूख गया है। अब ये जो है एक फल का निर्माण कर सकता है। अच्छा, इसको हम ये जो है इसको यहाँ बना देते हैं और इसको अगर देखें तो ये आम भी बन सकता है, क्योंकि आगे की तरफ ये इस तरीके से मुड़ जाएगा। थोड़ा सा ये मुड़ जाता है, कोई नहीं मुड़ते भी है। तो ये बना का फल बना। फल कौन बना? तो फल बना ये वाला भाग, जो ये मोटा सा भाग दिखाई दे रहा था, ये वाला भाग जिसको अंडाशय कहते हैं। तो वही हमको बताना था। ठीक है,
इतनी बात हो गई। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका और अंडाशय होता है, और तीनों के हमने काम बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अंडाशय के अंदर चलते हैं, और अंडाशय के अंदर एक मुख्य संरचना है जिसको हम कहते हैं बीजांड। तो हम बीजांड के बारे में बात करने चल रहे हैं। बीजांड किसे कहते हैं, और या बीजांड की संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक, बीजांड की संरचना देखो, जो एक पुष्प होता है, उस पुष्प में ये वाला जो भाग दिखाई दिया, अंडाशय वाला भाग, निचला वाला भाग कह सकते हैं, जिसको हम अंडाशय भी कहते हैं, ये वाला भाग, उभरा हुआ भाग। इस उभरे हुए भाग में एक इस तरीके से संरचना होती है, इस तरीके की। ठीक है, इसी को बोला जाता है अंडाशय। अंडाशय, ठीक, सॉरी अंडाशय नहीं, सॉरी, अंडाशय तो पूरे को कहा जाता है, इसको बीजांड कहते हैं, बीजांड। अब इस बीजांड को हम बाहर निकाल करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो अंदर था, ये नीचे वाला भाग है, ये इस तरीके से, और इसको इस तरीके से बना देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक, इसका जो सबसे बाहर वाला जो परत दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला भाग, इसको कहा जाता है बाह्य आवरण। बाह्य आवरण कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाह्य आवरण। और जो ये मध्य में दिखाता है, एक अंदर वाला मान लो, तो ये है अंतः आवरण। बाह्य आवरण और अंतः आवरण, ये जिस भाग से यहाँ अटैच्ड है, ठीक है, ये किससे अटैच होता है, तो देखो ये यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से। क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं बीजांडासन। इसको बोला जाता है बीजांडासन, बीजांडासन, बीजांडासन। ये जो खुला हुआ भाग दिखाई देता है हल्का सा, इसको क्या है, इससे क्या कहते हैं, इससे कहा जाता है बीजांड द्वार। सारे नाम याद रखना है हमें, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है कि बताइए एक बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो एक बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाने के लिए ऐसा ही बना देना है, और बना के उसके सारे नाम लिखना है। ठीक है, अच्छा, तो जो बीजांड द्वार का ये वाला भाग दिखाई देता है, इसके अपोजिट वाला भाग ये जो दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे निभाग कहा जाता है, निभाग, या इसे कैलाजा भी कहते हैं, कैलाजा, इसे कैलाजा भी कहते हैं, या इसे निभाग भी कह सकते हो। ठीक है, ये बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इससे क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और भी कुछ संरचनाएं होती हैं।
ठीक है, वो थोड़ा सा माइक में थोड़ा सा इशू आ गया था, इसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो। हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम बात ये कर रहे थे कि एक बीजांड होता है, बीजांड की संरचना का हमने दिखाया। उसमें एक बीजाणु मात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ढेर सारी होती हैं। उन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में से हम कहे एक कोशिका होती है, एक बचती है, इसमें सारी बाकी नष्ट हो जाती है। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। और उन 4 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। फिर उसमें बचती है एक कोशिका, और जो एक कोशिका बची है वो फिर से विभाजन करती है, और विभाजन करके वो 8 कोशिकाओं का एक समूह बनाती है। वो 8 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं शिफ्ट हो जाती है निभाग की तरफ, और 3 कोशिकाएं शिफ्ट हो जाती हैं बीजांड द्वार की तरफ, और उससे एक संरचना बनती है जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। ये नाम हमने इसका दिया था, भ्रूण कोश, ठीक है। ये भ्रूण कोश हमने कहा था। अब एक भ्रूण कोश के अंदर ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। अच्छा, ये बात तुम्हें नहीं याद आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इसे हम हटा देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको, इसे बाद में हटाते हैं, हैंग कर रहा है बोर्ड। हाँ, तो हम कह रहे हैं ये संरचना हमें याद रखना है, दूसरी ये वाली याद रखना है, ये सब को रहने देना है, इसे भले ही हम यहाँ से इरेज कर दें, इसको लिख देंगे हम, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है इन 2 संरचनाओं को, ये बीजांड की संरचना और दूसरी वाली जो है ये भ्रूणकोश की संरचना, ठीक। 2 याद रखना है, पेपर में ये दोनों पूछेगा, ठीक है। भ्रूणकोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, या बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक। हाँ, तो हम ये कह रहे थे भ्रूण कोश जो है, उस भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं जो हैं ये वाले विभाग की तरफ, और 3 कोशिकाएं ये बीजांड द्वार की तरफ इधर शिफ्ट हो जाती हैं। ऐसे समझे, ये सब नष्ट हो जाती हैं, यहाँ 3 कोशिकाएं इधर, 3 कोशिकाएं इधर शिफ्ट हो जाती हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये जो भ्रूण कोश दिखाई दे रहा है, भ्रूण कोश में हमने कहा कि 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, बीच में 2 कोशिकाएं, और इनका सबका हमने नाम भी दे दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो दिखाई दे रही है ये वाली है, इसको अंड कोशिका कहते हैं। और ये अंड कोशिका जो है, इसी को हम मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक, या इसे फीमेल गैमीट कहते हैं। समझ में आ रही है बात? पीछे हम थोड़ा सा चलते हैं और एक बार पूरा हम बात फिर से कर लेते हैं। देख, हम बात किए सबसे पहले ये बीच वाला जो स्त्री केसर है, और स्त्री केसर के बारे में हमने यहाँ लिखा कि ये पुष्प का मादा जनन अंग है वगैरह, ये सारी चीजें हमने लिख दी है जो भी है। और उसके बाद फिर हम स्त्री केसर के 3 भाग की बात की, जो जो ये भाग थे। नेक्स्ट हमने बात किया, फिर स्त्री केसर के अंदर हमने कहा बीजांड होता है। देखो, ये स्त्री केसर है और इसके अंदर एक बीजांड की संरचना बीच में दिखाई दे रही है, ठीक। और इस बीजांड की संरचना हमने बना के दिखाई, बीजांड के अंदर क्या क्या है और बीजांड के बाहर क्या है, ये संरचना है। फिर बीजांड में हमने कहा कि कोशिकाएं बहुत होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से फिर बनती है भ्रूणकोश, ठीक। अब भ्रूणकोश की संरचना, अब अगर बीजांड की संरचना के बारे में कुछ लिखना है तो हम लिख सकते हैं बीजांड के बारे में। बीजांड क्या होता है, ठीक है, इसमें यही लिखना है जो चीजें हैं, ठीक है। बीजांड कहाँ होता है और इसके बारे में जो हम बोले उसी को लिखना भी है, ठीक है। अगर यहाँ बीजांड के बारे में लिखना है लिख सकते हैं, हेडिंग बीजांड, ठीक है। और हम बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ अंडाशय, अंडाशय के भीतर, अंडाशय के भीतर होता है, अंडाशय भीतर होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें इसमें गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं होती हैं, मातृकोशिकाएं होती हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु मातृकोशिकाएं होती हैं, और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? हाँ, बीजांड आसन से जुड़ा होता है। ये बीजांड आसन से जुड़ा होता है,
बीजांड आसन से जुड़ा है। दूसरी बात और क्या याद रखना है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये बीजांड आसन की तरफ, ठीक है, बीजांड आसन, बीजांड आसन की तरफ, तरफ ही लिखो और क्या कह सकते हैं, की तरफ बीजांड द्वार होता है। अभी बीजांड द्वार का काम आएगा, दिखाएंगे, बीजांड द्वार होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखना है बीजांड द्वार के अपोजिट साइड में निभाग होता है ना, बीजांड द्वार के या इसके, इसके विपरीत, विपरीत या अपोजिट साइड भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में निभाग होता है, निभाग होता है, ठीक। इतना हो गया, ये बीजांड के बारे में हमने लिखते हैं। अब हमारा बचा है भ्रूण कोश के बारे में। चलो भ्रूण कोश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अगले वाले पेज में हम करते हैं भ्रूण कोश। आज हम भ्रूण कोश के बारे में, चलो भ्रूण कोश, भ्रूण कोश क्या कहते हैं, ठीक है, भ्रूण कोश किससे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम कर लेते हैं। भ्रूण कोश, ठीक है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, जो कि बीजांड के अंदर थी, उसी में की बात हो रही है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में विभाजन के फल स्वरूप, विभाजन के फल स्वरूप भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश बनता है, ठीक। भ्रूण कोश किसी की, एक परिपक्व भ्रूण कोश में, एक परिपक्व भ्रूण कोश में, एक परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक होते हैं। अब ये बात हम पीछे शायद नहीं बताए थे, दिखाते हैं इसको, देखो यहाँ 3 कोशिकाएं प्रतिव्यासांत है, इसे प्रतिमुख कोशिका भी कहते हैं, और 3 कोशिकाएं इधर नीचे की तरफ है, 6। और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये 2 न्यूक्लियस का एक कोशिका है, माने कि 2 केंद्रक है, लेकिन ये एक कोशिका है, ये त्रिगुणित कोशिका है, सॉरी द्विगुणित कोशिका है, ये 2n कोशिका है। बाकी ये सारी कोशिकाएं जो है वो n है, अर्थात अगुणित है, आधा गुण सूत्र है, लेकिन इनमें द्विगुण गुण सूत्र है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लिखा है, एक परिपक्व भ्रूण में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं, काउंट कर लो, 3 कोशिका इधर, 3 6 कोशिका, एक बीच में कोशिका, 7 केंद्रक की बात करें, 1 2 3 2 5 और 3 8। तो भ्रूण कोश की संरचना याद रखना है कि इसमें 8, एक परिपक्व भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। अब उन सबके नाम भी लिखना है सारी कोशिकाओं का, ठीक है। तो पहले बीजांड द्वार सिरा बल की जो वाली जो कोशिका है उसको लिख लेते हैं। बीजांड द्वारी सिरा या भाग पर 2 सहायक कोशिका, 2 सहायक एवं 1 अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है, ठीक है। और निभाग वाले भाग की तरफ या निभागीय सिरे पर, निभागीय सिरे पर 3, निभागीय सिरे पर 3 प्रतिमुख, या तो इसी को प्रतिव्यासांत और या इसी को एंटी
प्रतिव्यासांत या इसी को एंटीपोडल या पोडल प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में हमें ध्यान रखना है, निभागी सिरे पर हो गया, और मध्य में दो केंद्रक वाले एक कोशिका, दो केंद्रक वाली एक कोशिका होती है, जिसे दो केंद्रक वाली एक कोशिका होती है जिसे ध्रुवी कोशिका कहते हैं, ध्रुवी कोशिका कहते हैं। हम बात किसी कर रहे हैं तो हम बात करें भ्रूण कोश की संरचना के बारे में या भ्रूण कोश के बारे में। ठीक है। तो मध्य में दो केंद्रक वाली एक कोशिका होती है जिसे ध्रुवी कोशिका कहते हैं। एक बात और भी हमें याद रखना है, थोड़ा सा छोटा सा, और वो बात यह है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं ध्रुवी कोशिका, तो सबको लिख देते हैं। देखो, ध्रुवी कोशिका द्विगुणित होती है, ध्रुवी कोशिका द्विगुणित यानी कि 2n, प्रतिमुख एवं अन्य जितनी भी कोशिकाएं अन्य अगुणित होती हैं, अगुणित यानी कि n होती है। ठीक, इतनी बात हमें ध्यान रखना है भ्रूण कोश के बारे में। अब फिर से हम बात करते हैं पिछले वाले पेज से। ठीक, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, बात ये करना शुरू किए थे कि स्त्री केसर जो होती है वो क्या होता है, तो स्त्री केसर के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट हमने बात किया कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो ये रहा। एक चित्र भी यहाँ पर बना देना है, ये वाला जैसे ये हमने बनाया है अगर चर्चा कर रहे हैं तो। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने बात करी कि बीजांड किसे कहते हैं, तो बीजांड कहाँ होता है, ये बीजांड की संरचना है, ये वाला, इसको ध्यान रखना है। और बीजांड की संरचना को बनाने के बाद ये इसके बारे में चर्चा किया गया है इतना। फिर उसके अंदर बना था भ्रूणकोश, तो भ्रूणकोश के बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम अगला जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे निषेचन, लेकिन निषेचन को हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। निषेचन थोड़ा सा बड़ा है, निषेचन में हम पढ़ेंगे निषेचन, दोहरा निषेचन वगैरह, फल का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा असुविधा हुई थी, प्रॉब्लम हुआ था थोड़ा सा, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगले वाले वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो अगली जो वीडियो है उसे अगली जो क्लास आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसे जरूर देखिएगा। आपका धन्यवाद।